हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं मेडिवल सोसाइटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए, सेम यही तो क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। बस क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको दे देंगे, लेकिन पूछा सब यही जाएगा जो मैं आपको क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको अभी हिंदी पीडीएफ से समझाने वाला हूँ। वैसे मैंने आपको दोनों पीडीएफ दी है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, लेकिन अभी मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ ताकि जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा और अच्छे से समझ आ सके। तो देखिए, आपका सबसे पहला क्वेश्चन है सामंतवाद पर यानी फ्यूडलिज्म पर। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि सामंतवाद को इसकी मुख्य विशेषताओं को विस्तार से परिभाषित करते हुए परिभाषित करें। तो देखिए, इसमें आपको बताना है कि सामंतवाद क्या होता है, उसके बारे में पूरा डिटेल देनी है, आपको डेफिनेशन भी इसमें देनी है, और कब स्टार्ट हुआ सामंतवाद, कब यूरोप में पहली बार आया, ये सब आपको बताना है। फिर उसके अंदर क्या क्या उसकी विशेषताएं होती हैं वो भी आपको बताना है, जैसे कि सामांती पदानुक्रम यानी जो हायरार्की होती है ना, सबसे पहले कौन राजा, फिर उसके नीचे फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे। मैंने आपको बताया था ना अपने लेक्चर में कि फ्यूडल लॉर्ड्स की भी कई कैटेगरीज होती हैं, उनकी कैटेगरीज में भी पदानुक्रम होते हैं, है ना। और कई सारे उनके और भी कई सारी जो विशेषताएं उनके बारे में आपको लिखना है। तो मैंने देखिए आंसर में हर विशेषता लिखी हुई है। मैं बस आपको क्वेश्चन वगैरह और आंसर वगैरह थोड़ा समझा दूंगा कि आपको क्या कर कर आना है, बाकी मैंने आंसर दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है प्रारंभिक मध्य युगीन यूरोप। यहाँ पे मेडिवल यूरोप के बारे में पूछ रहा है। उसमें आपको बताना है कि संस्कृति को बढ़ावा देने में जो कोरोलिंगन और बाइजेंटिक जो शासन था ना, उसकी क्या भूमिका थी। अब देखिए, आपको याद होगा जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा था, दो मैंने आप एम्पायर के बारे में बताया था, कोरोलिंगन और बाइजेंटिक। और देखिए, आपको ये दोनों शासनों के बारे में तो पढ़ना ही है, साथ में जो उनके जो आर्किटेक्चर और आर्ट है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। आपको याद होगा मैंने फोटो के साथ आपको समझाया बारीकी से कि उनके आर्चेस कैसे होते थे, है ना, उनकी बिल्डिंग का शेप कैसे हुआ करता था। तो ये सब चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको बताना है, आपको ना कारक बताने यानी फैक्टर्स बताने हैं जिनकी वजह से जो मेडिवल यूरोप था यानी मध्यकालीन यूरोप में जो ईसाई धर्म था यानी क्रिश्चियनिटी का कैसे विकास हुआ। तो आपको वो सारे फैक्टर बताने हैं, जैसे कि रोमन प्रभाव, जो रोमन एम्पायर था उसकी वजह से जो क्रिश्चियनिटी वो बढ़ी थी, है ना, राजाओं वगैरह का शासन हुआ करता था, वहाँ पे काफी सारी चर्चेज हुआ करती थी, जो चर्चेज है उनका क्या महत्व है जो ईसाई धर्म है उसको फैलाने में। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस्लाम पूर्व अरब समाज की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। अब देखिए, इसमें आपको प्री इस्लामिक सोसाइटी बतानी है, यानी वो सोसाइटी के बारे में बताना है जब मोहम्मद साहब का जब जन्म नहीं हुआ था, तो उससे पहले जो वहाँ की सोसाइटी थी उसके बारे में आपको बताना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पर कौन कौन से ट्राइबल ग्रुप रहा करते थे। मैंने आपको सारे नाम वगैरह बताए हुए हैं, कौन कौन से ट्राइबल ग्रुप जनजातियां रहा करती थी, और वो कैसे कैसे अपने रिचुअल्स फॉलो करती थी, है ना, वो मूर्ति पूजा करती थी, उनके जो जो वो थे ना आदिवासी जो देवी देवता थे उनकी वो पूजा करते थे, है ना। और उनकी क्या क्या परंपराएं थी, जो मुख्य जो परंपराएं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और वो बहु देवी देवताओं में वो बिलीव करते थे, यानी वो एक देवता की नहीं बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है आपका, अरब समाज को एकीकृत करने के लिए मोहम्मद द्वारा उठाए गए कदमों का विश्लेषण करें। अब देखिए, जो मोहम्मद साहब थे उन्होंने कई सारे कदम उठाए थे ना जो अरब समाज है उसको एकीकरण करने में, है ना। तो वो आपको बताना है कि उन्होंने क्या क्या स्टेप्स उठाए। जैसे कि जो मोहम्मद साहब थे उन्होंने क्या करा था, सबसे पहले जो अपनी टीचिंग्स थी वो मक्का में दी थी, लेकिन वहाँ के जो ट्राइबल लोग थे ना वो बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। तो उनकी बात किसी ने नहीं सुनी, तो जो मोहम्मद साहब थे उन्होंने फिर माइग्रेट कर लिया था ना, वो मक्का से कहाँ चले गए थे, मदीना में। और उसका जो माइग्रेशन था वो भी मैंने आपको नाम बताया था, उसको हिजरा बोला जाता है। तो जब वो मदीना में गए, वहां पे उन्होंने अपनी टीचिंग्स दी, फिर वहां के जो लोग थे फिर वो एकत्रित होना स्टार्ट हो गए, है ना, जिन उनके क्लैन को क्या नाम मिला था, उमहा। फिर ऐसे करके उन्होंने फिर अपना विस्तार करा और पूरे जो अरब है वहां पर अपनी जो टीचिंग है उसको फैलाया। तो ऐसे करके स्टेप वाइज आपको आंसर लिखना है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको आंसर में बता रहा हूँ, जैसे मैंने लाइन टू लाइन दी है, पॉइंट टू पॉइंट, तो अगर आप पॉइंट में आंसर लिखेंगे तो आपको ज्यादा नंबर मिल सकेंगे। तो जैसे कि मैंने आंसर दिया था कि मैंने स्टेप वाइज बताया था कि सबसे पहले मोहम्मद साहब ने क्या करा, फिर दूसरे में मोहम्मद साहब ने क्या करा, फिर तीसरे कदम में तीसरे स्टेप में मोहम्मद साहब ने क्या करा। तो अगर आप स्टेप वाइज लिखेंगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलने की संभावना है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, इस्लामी दुनिया में शहरीकरण और व्यापार पर चर्चा करें। अब देखिए, आपको बताना है कि जब इस्लाम की स्थापना हो चुकी थी, जब इस्लाम पूरे अरब में फैल चुका था, तो वहां पे फिर शहरीकरण कैसे हुआ और जो उनका व्यापार था, जो ट्रेड रूट था, वो कैसे फैला। जैसे कि आपको एग्जांपल याद भी होगा, मैंने आपको बताया था कि उनके चाइना तक के कॉन्टैक्ट थे, उन्होंने सिल्क रूट बना रखे थे, है ना। पानी के सहारे भी वो अपना ट्रेड करा करते थे, जमीन के सहारे भी कई सारे ट्रेड रूट बनाया करते थे। इससे क्या हुआ था, वहां की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफी ज्यादा हुई थी।
अगला क्वेश्चन है आपका, इस्लामी दुनिया में कला और वास्तुकला पर चर्चा करें। अब देखिए आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको इमेज के सारे अच्छे से सब कुछ समझा रखा है। इनकी आर्चेस कैसी होती थी, हॉर्स शू की टाइप की होती थी, मतलब जो घोड़े की जो नाल होती है ना, उस टाइप से इनकी आर्चेस हुआ करती थी। और इनके जो आर्किटेक्चर है उसमें डोम हुआ करता था, जो गुम्बद होता है वो हुआ करता था, मीनारें हुआ करती थी, है ना, जहाँ से ये प्रे करा करते थे। तो ये सब आपको बताना है आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मध्यकालीन चीन में राजवंश परिवर्तनों की व्याख्याएं करें। अब देखिए आपको बताना है कि मेडिवल चाइना में जो डायनेस्टी थी उनमें चेंजेस कैसे आते रहे। तो देखिए सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी थी, हैन डायनेस्टी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था, जब हैन डायनेस्टी खत्म हो गई थी तो 3 सेंचुरी तक तो कोई डायनेस्टी नहीं थी, तो वो आपस में ही अपना सब वो शासन चलाया करते थे, जब कोई भी राजा नहीं हुआ करता था। फिर उसके बाद टैंग डायनेस्टी आई थी, उसके बाद फिर सॉन्ग डायनेस्टी आई, उसके बाद मिंग डायनेस्टी, है ना, फिर मंगोल्स वगैरह आए थे। तो ऐसे करके आपको हर डायनेस्टी के बारे में थोड़ा थोड़ा करके लिख देना है। अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि चीन में यानी चाइना में सामंतवाद का विकास कैसे हुआ, यानी जो चाइना है उसमें फ्यूडलिज्म कैसे आया। तो जैसे कि आपको याद होगा, जो हैन डायनेस्टी जब वो खत्म हो गई थी उसके बाद जब कोई भी राजा नहीं था, 3 सेंचुरी तक जो लोग हैं वो आपस में ही जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चलाया करते थे ना। तो वहाँ पे कई सारे मतलब जो लीडर्स हुआ करते थे, है ना, जो बड़े बड़े जिनके पास पैसा था, पावर था, और जिनके पास जमीनें थी, तो वही शासन को चलाया करते थे। तो उस पीरियड में जो सामंतवाद है, फ्यूडलिज्म है, उसका विकास हुआ। तो ये करके आपको एक्सप्लेन कर देना कि विकास कैसे कैसे हुआ। अब आपका अगला क्वेश्चन है, चीनी समाज में सांस्कृतिक निरंतरता की व्याख्या करें। अब आपको बताना है कि जो चाइनीज सोसाइटी थी वहाँ पे जो कल्चर था उसका मतलब कंटिन्यूटी कैसी बनी रही, निरंतरता कैसी बनी रही, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे कई सारे नॉर्मेडिक इन्वेजन्स हुए थे, है ना, जो भारी जो ताकतें थी वो चाइना पे हमला करती थी। लेकिन जो वहाँ के जो शासक हुआ करते थे उन्होंने मतलब जो चाइनीज लोग थे उन पर कोई भी प्रेशर नहीं डाला, उनको उनका कल्चर फॉलो करते रहने दिया, है ना, और बल्कि जो उनका कल्चर था ना उसको भी अपना लिया था वहाँ के राजाओं ने। और वो फिर उनको पूरी छूट दी हुई थी, जो चाइनीज लोग थे वो अपने जो कल्चर, उनकी जो क्लोथ है, कपड़े वगैरह वो पहन सकते थे, और जितने भी फेस्टिवल वगैरह थे उनको मना सकते थे, है ना, जो भी कल्चरल रिचुअल्स है उनको फॉलो करने की पूरी छूट थी। तो इसकी वजह से जो उनकी जो सांस्कृतिक निरंतरता है वो बनी रही थी। तो ऐसे करके आपको पूरा एक्सप्लेन कर देना है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, मिंग राजवंश के तहत सांस्कृतिक विकास की व्याख्याएं करें। अब देखिए जो कल्चरल डेवलपमेंट है सबसे ज्यादा ना मिंग पीरियड में हुआ था। तो मैंने आपको जैसे इमेज दिखाई थी ना, कई सारे आपको इमेज दिखाई थी, वहाँ पे कई सारे टेम्पल्स बनाए गए थे बुद्धा के, है ना, कई सारी मूर्तियां काट के दीवारों पे मूर्तियां बनाई गई थी बुद्धा की। वहाँ पे कई सारे जो धर्म है वो भी फॉलो हो रहे थे, जैसे कि बुद्धिज्म, टाओइज्म, कन्फ्यूशियनिज्म। तो इतने सारे धर्म थे वहाँ पे फल फूल रहे थे। तो आपको इस सब के बारे में बताना है कि कैसे मिंग पीरियड में जो कल्चरल डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ। और एक आप बड़ा पॉइंट लिख सकते हैं, सिक्योरिटी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टाइट थी। जैसे कि आपको याद होगा कि उस पीरियड में जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना उसको भी बनवाया गया था, है ना, तो इसकी वजह से सिक्योरिटी भी बनी हुई थी। इसकी वजह से जो क्या था, जो चाइनीज लोग थे वो पूरे अपने कल्चर को फॉलो करने के लिए इंडिपेंडेंस थे, है ना, कोई भी उन पे रोक टोक नहीं थी, और वहाँ पे हमला वो मतलब सिक्योर थे ना, तो वो आसानी से अपने जो कल्चर है उसकी ग्रोथ कर सकते थे। तो देखिए ये तो हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और आपको शॉर्ट नोट लिखने को भी आ सकते हैं जो आपको 50 या 80 वर्ड्स में लिखने होते हैं। तो ये सारे मैंने आपको शॉर्ट नोट दिए गए, इनको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो किस किस पे है देखिए, कन्फ्यूशियनिज्म, मैंने आपको इसके बारे में बताया था ना, एक व्यक्ति था चाइना में कन्फ्यूशियस, उसने इस विचारधारा की शुरुआत करी थी, और मैंने आपको उसकी मूर्ति वगैरह भी दिखाई थी, उसके टेम्पल्स भी दिखाए थे इमेज में। तो आप मेरे जो वीडियोज है ना उनको अच्छे से आप पढ़ कर जाइएगा, है ना, सारा उसमें अच्छे से नोट्स वगैरह सब आपको दिए गए हैं। अगला आपको बताना है सामंतवाद का संकट। जैसे कि आपको याद होगा मैंने जब फ्यूडलिज्म पढ़ा रहा था उसके आखिरी में मैंने आपको फ्यूडल क्राइसिस के बारे में पढ़ाया था, ईस्ट में अलग था और वेस्ट में अलग था, तो उसको भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और फिर आपसे पूछ लेगा रोमानेस्की और गोथिक कला के बारे में बताइए। तो ये इसका डिफरेंस भी मैंने आपको इमेज के थ्रू अच्छे से समझाया था कि इसमें क्या होता है और उसमें क्या होता है, दोनों आर्ट्स को अच्छे से समझाया था। तो इमेज के थ्रू आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, तो उसको अच्छे से देख कर जाइएगा। अगला आपका शॉर्ट नोट है उमैयद। मैंने आपको राइज ऑफ इस्लाम में उमैयद के बारे में पढ़ाया था, है ना, और अब्बासिड्स के बारे में और सूफीज्म के बारे में भी पढ़ा रखा है। तो ये सब अच्छे से जो शॉर्ट नोट है इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और आखिरी में है मध्यकालीन चीन की प्रौद्योगिकी उपलब्धियों के बारे में आपको बताना है। तो देखिए इस टाइम पे दो मेन उपलब्धियां आती है, एक तो गन पाउडर था, है ना, गन पाउडर उस टाइम पे फायर क्रैकर्स में यूज करते थे वो। और दूसरा क्या था, प्रिंटिंग, उन्होंने प्रिंटिंग करना सीख लिया था, कागज पे कैसे प्रिंट किया जाता है ना। वो क्या करते थे, लकड़ी लेते थे, उस पे वो पूरा डिजाइन वगैरह बनाते थे, उसमें पेंट पोत देते और छाप देते थे। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन थी उस टाइम की। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्तों को ये वीडियो मिल सके, वो भी एग्जाम से पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।